हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेविटेशन। एंड लास्ट में हम वर्क एंड एनर्जी को भी कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक ग्रेविटेशन वाला टॉपिक आपका ऐसा हो जाएगा कि एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अच्छे से फोकस होकर लेक्चर को देखिए। स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी द्रव्यमान युक्त पिंड होते हैं, ऐसे पिंड जिनके पास में मास होता है, वो क्या करते हैं, अपनी ओर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इनके मास के कारण, इनके द्रव्यमान के कारण ये जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, यही क्या कहलाता है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इतना वीक होता है कि मैक्सिमम केस में हम इसको माप ही नहीं सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बॉल है और ये अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है। तो अर्थ अपनी ओर इस बॉल को आकर्षित कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ इस बॉल पर। वैसे ही बॉल जो है ये भी अर्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, बट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए बॉल ऊपर नहीं जा रही है, अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है। क्लियर। अभी एक आदमी खड़ा हुआ है और ये बॉल है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट इतना कम है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, नेग्लेजिबल है लगभग। इसीलिए बॉल जो है वो मूव नहीं कर रही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इस ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी भी आती है, अर्थ भी आती है। अर्थ एक ऑब्जेक्ट है जो कि बाकी सभी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुओं पर क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। और अर्थ के इसी ग्रेविटी के कारण जो बारिश की बूंद होती है वो ज़मीन पर गिरती है। अर्थ की जो ये ग्रेविटी है और मून की भी जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, उसी के कारण चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा लगाता रहता है। अगर सोलर सिस्टम में देखें तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल के कारण सभी ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। अर्थ के इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जो हमारा अर्थ का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो बनाए रखने में मदद मिलती है। समुद्र के अंदर हमको जो टाइड्स देखने को मिलते हैं, ज्वार भाटा जो देखने को मिलता है, वो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। चंद्रमा जो होता है वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है, पृथ्वी पर स्थित जल को ऊपर की ओर खींचता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन अक्सर हमको समुद्री तल जो है वो ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है और हमको समुद्र के अंदर ज्वार भाटा मतलब टाइड्स देखने को मिलते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल के कारण ही होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन जो है ये क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ दिया है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि दुनिया में हर एक कण जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो दूसरे सभी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगाकर अपनी ओर आकर्षित करता है। यही बताया न्यूटन ने। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा कण है, इसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, m2 है। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स ले लिया हमने F, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी ले ली हमने, R ले ली। अब यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो उसके सेंटर मतलब केंद्र में कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, इसीलिए जो हमने यहाँ पर डिस्टेंस ली है, सेंटर से डिस्टेंस ली है R। तो न्यूटन ने बोला कि ये जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है ये इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इसने बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये न्यूटन ने बताया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर F प्रोपोर्शनली है m1 इंटू m2 के अपॉन में R²। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटेगा, तो इसकी जगह पर एक आ जाता है कांस्टेंट जो कि है g, m1 m2 अपॉन में R²। ये g जो है ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हेनरी कैवेंडिश जो था उसने g का जो है वो मान दिया है, क्या मान दिया है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में सीधे पूछे जाती है। इसकी CGS वैल्यू भी एग्जाम में पूछी जाती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। ये दोनों वैल्यू जो है एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है,
इसलिए ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, मतलब G की। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए G जो है ये मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, गुरुत्वीय त्वरण, ये कोई फोर्स नहीं है, ये बल नहीं होता है। G जो होता है ये क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। अब ऐसे देखिए कि एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अब इस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से ऊपर ले जाकर हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसे पृथ्वी जो है वो क्या करती हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, और इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे की ओर गिरता है। अब ये नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब यहाँ पर हमको वेलोसिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी गतिमान चीज़ होती है उसके अंदर क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर हमको वेग में क्या होगा, वेलोसिटी में वृद्धि देखने को मिलेगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है टाइम के सापेक्ष में। तो क्या होगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। और चूंकि ये अर्थ के द्वारा एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, तो जिसे क्या बोला गया, जी बोला गया, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे जी से डिनोट किया जाता है। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्ट का जो मास था वो स्मॉल m, और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M। ये दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अभी हमने गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकाला था। यहाँ पर जो इनके बीच में ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो वो क्या लिख सकते हैं हम, F इक्वल टू जी स्मॉल m, और यहाँ पर कैपिटल M अर्थ का मास आ गया, ये छोटा m जो आ गया इस ऑब्जेक्ट का मास आ गया, द्रव्यमान आ गया, अपॉन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस r, तो ये हो गया यहाँ पर r²। अभी हमने फॉर्मूला जो है वो देखा था, ठीक है। और एक F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, अर्थ का एक्सेलरेशन, तो इसको a को हम क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। तो F इक्वल टू mg। अब दोनों को इक्वल कर दें हम, mg इक्वल टू g हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, स्मॉल m और कैपिटल M आ जाएगा अर्थ का मास, अपॉन में r²। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो g की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, g कैपिटल M अपॉन में r²। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको निकल के आ गया यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। जी का जो मान है ये फ्रेंड्स इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमको क्लियरली इस फॉर्मूला समझ में आ रहा है। जी की जो वैल्यू है ये अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है, ये मास जो है ये अर्थ का मास है, तो इस पे डिपेंड कर रही है। और जी की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस पे भी मैटर कर रही है। तो कुल मिलाकर ये तीन चीज़ें हमको समझ में आई। इसका मतलब कि जी की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर हम वैक्यूम में किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ले जाकर छोड़ दें, अलग अलग भार वाली दो वस्तुएं हैं, तो ये दोनों वस्तुएं जो है समान समय पर ज़मीन पर पहुंचेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये निष्कर्ष जो है फ्रेंड्स सबसे पहले किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये निष्कर्ष जो है सबसे पहले किसने बताया था, तो किसने बताया था, गैलीलियो ने। अब फ्रेंड्स ये जो हमने जी निकाला, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर जी का मान क्या होगा, और पृथ्वी के अंदर जी का मान क्या होगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का मान जो होगा वो कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और इसे कितना बताया गया है, 9.8 बताया गया है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जी की वैल्यू कितनी बताई गई है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर जी की वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें दो केस निकल कर आते हैं। अब चूंकि हमारी अर्थ जो है वो एकदम से गोल तो नहीं है ना, थोड़ी चपटी है वो। ध्रुवों पर जो है वो चपटी है, मतलब ध्रुवों पर जो रेडियस है वो कम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोल पर जो रेडियस है ये कम है, मतलब आरपी की वैल्यू जो है वो कम है आर ई से, इक्वेटर से।
इक्वेटर पे हमारी अर्थ की जो रेडियस है वो ज़्यादा है और पोल पर रेडियस कम है। और हमने देखा था कि जो जी का मान है वो दो चीज़ पे बेसिकली डिपेंड करता है, अर्थ के मास पर और डिस्टेंस पर। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और अर्थ के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, आर की वैल्यू घटेगी तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो मतलब मास बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा, मास कम होगा तो जी कम हो जाएगा। ये तो सभी को पता ही है। तो यहाँ पर हमको पोल पर रेडियस कम देखने को मिल रही है और इक्वेटर पर रेडियस जो है वो ज़्यादा है। तो रेडियस यहाँ पर कम है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है पोल पर वो ज़्यादा होगा। तो जी जो होगा एट पोल वो ज़्यादा होगा जी एट इक्वेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो सरफेस पे तो होता ही है, पर सरफेस पर भी पोल पर मतलब ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर इक्वेटर पे होता है। क्लियर ये चीज़? तो हमको ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो होता है वो अधिक होता है। अब सेकंड केस देखते हैं। पृथ्वी के अगर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं लड़का ऊपर चला गया अर्थ से ऊपर, तब जी का मान जो होगा वो घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो है आर की वैल्यू वो ज़्यादा हो गई है और आर अगर ज़्यादा होगा मतलब डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जी का मान जो है अर्थ के ऊपर जाने पर कम होता है। क्लियर हो गया आपको? अब तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी के मान में क्या अंतर हमको देखने को मिलता है। तो देखिए बच्चा जो है ये अर्थ के अंदर चला गया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अर्थ के अंदर जाने पर जी के मान में हमको क्या अंतर देखने को मिलता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ये हमारी देखिए अर्थ की आउटर सरफेस है और ये लड़का जो है ये अंदर चला गया, तो ये यहाँ पर जाके कहीं बैठ गया। अब इसके ऊपर भी अर्थ है और इसके नीचे भी अर्थ है, बीच में जाकर कहीं बैठा हुआ है ये। इसके ऊपर वाली जो अर्थ है ये क्या करेगी, इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, इसको अपने ऊपर की तरफ खींचेगी। वैसे ही नीचे वाली जो अर्थ है ये क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी नीचे की तरफ। तो ये दोनों जो फोर्स है ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों जो फोर्स होते हैं ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे समझते हैं कि जो ऊपर वाली अर्थ थी उसको हम हटा दें, ठीक है। तो क्या हो गया, ये लड़का यहाँ पर आके बैठ गया। अब इसके लिए ये नई अर्थ हो गई, ऊपर वाली अर्थ हमने हटा दी और अंदर वाली जो थी ये इसके लिए एक नई अर्थ हो गई, तो ये सरफेस पे बैठ गया। पर यहाँ पर अर्थ का जो मास था, द्रव्यमान था, वो कम हो गया। और अर्थ के जो मास से रिलेटेड हमको एक रिलेशन देखने को मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मास अगर कम होगा तो जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, इसलिए अर्थ के अंदर आने पर जी का मान जो है वो कम हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? अगर आप रेडियस से देखोगे तो रेडियस कम हो रही है तो आपको लगेगा कि जी का मान बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अर्थ के अंदर आने पर जी का मान बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। और वो क्यों नहीं बढ़ता है वो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कैंसल आउट हो जाता है, इसीलिए हम रेडियस को कंसिडर नहीं करते हैं, मास को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तीनों चीज़ें, कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो सबसे ज़्यादा होता है, उसमें भी पोल पर, ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है और पृथ्वी के नीचे जाने पर, अंदर जाने पर भी जी का मान कम होता है। चलिए इसको एक ग्राफ से हम समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको एक ग्राफ देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की सरफेस है, ये यहाँ पर अर्थ के ऊपर जाने पर मतलब आउटसाइड जाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हमको वैल्यू दिख रही होगी, जी की वैल्यू। तो अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थ के सेंटर पर आने पर जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, अंदर आने पर भी कमी होती है, ऊपर जाने पर भी कमी होती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। पृथ्वी के केंद्र मतलब सेंटर पर जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है। इसीलिए ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, जो भार होता है, वो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। क्लियर हो गया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेट इन लिफ्ट।
बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन जो है हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि लिफ्ट में आप खड़े हुए हो, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको जो भार है, आपका वेट है, वो बढ़ा हुआ महसूस होगा कि घटता हुआ महसूस होगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा या फिर शून्य महसूस होगा। तो ये सारे केसेस हमको समझना पड़ेंगे। 5 केसेस होते हैं बेसिकली, वो पाँचों केस हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहला केस है, ये लड़का एक लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया था थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तु को बल लगाती है, फोर्स लगाती है, तो दूसरी वस्तु उतना ही फोर्स जो है पहली वस्तु पर लगाती है। ये हमने पढ़ा था न्यूटन का थर्ड लॉ। तो यहाँ पर इस लड़के का वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है और लिफ्ट का रिएक्शन फोर्स जो है वो r ऊपर की तरफ लग रहा है। ये r जो है बेसिकली ये है अपेरेंट वेट। क्या है ये? अपेरेंट वेट। और mg जो है ये इस लड़के का एक्चुअल वेट है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अपेरेंट वेट मतलब स्पष्ट वेट, स्पष्ट भार। ये वास्तविक भार हो गया और अपेरेंट वेट हो गया स्पष्ट भार, बोल सकते हैं उसको हिंदी में, मतलब जो उसको फील हो रहा है। तो आर की वैल्यू ही सारे केस में हमको निकालना है, जो उसको फील हो रही है। यही एग्जाम में पूछी जाती है। अब पहला केस ये है कि लिफ्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन मतलब विराम अवस्था में रुकी हुई है, ये मूवमेंट नहीं कर रही है। तो अगर मूवमेंट नहीं कर रही है तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो अभी हमने डिस्कस किया आर इक्वल टू एम जी, न्यूटन के थर्ड लॉ से। तो आर की वैल्यू एम जी बराबर ही होगी। तो कहने का मतलब क्या है? आर इक्वल टू एम जी। तो इस लड़के को जो भार महसूस हो रहा होगा वो उसका एक्चुअल वेट जो है वो महसूस हो रहा है, ठीक है। कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, तो वास्तविक भार जो है वो महसूस हो रहा है। ये क्लियर हुआ आपको? सेकेंड केस में आते हैं हम। लिफ्ट जो है अब ऊपर की ओर मूव कर रही है। किधर की ओर मूव कर रही है? ऊपर की ओर। पर ये जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो हो गई हमारी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हो गया हमारा जीरो। अब चूंकि लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो मतलब यहाँ पर जो आर वाली वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, तभी तो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर एम जी ज़्यादा होता तो नीचे तरफ चली जाती, बट यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो आर की वैल्यू ज़्यादा है एम जी से, तभी तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स हमको निकालना पड़ेगा। तो बड़ा फोर्स कौन सा है? उसमें से माइनस कर दो छोटे फोर्स को, आर माइनस एम जी। यही इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। बड़े फोर्स में से माइनस किया जाता है छोटे फोर्स को। तो आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी प्लस एम ए। अब देखिए फ्रेंड्स, ए की वैल्यू तो यहाँ पर जीरो है, एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो आर इक्वल टू क्या हो गया? एम जी हो गया। मतलब जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट ही है, तो वास्तविक भार ही उसको महसूस होगा, चाहे लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ऊपर जा रही हो। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस ये बोलता है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है कुछ एक्सेलरेशन के साथ में। तब इस लड़के को जो भार है वो कैसा महसूस होगा? ज़्यादा महसूस होगा कि कम होगा? निकाल लेते हैं अभी हम। देखिए, ऊपर की तरफ जा रही है मतलब वही अपेरेंट वेट जो है आर, ये ज़्यादा होगा एम जी से, तभी तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को? एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो एफ निकालेंगे हम, आर माइनस एम जी, ज़्यादा फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस कर दो, इक्वल टू एम ए। ए की वैल्यू कुछ है ही सही, यहाँ पर ए जीरो है ही नहीं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी प्लस एम ए। अब देखिए, एम जी तो उसका वेट है इस लड़के का, इसमें एम ए ऐड हो गया, मतलब कुछ भार और ऐड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा भार महसूस होगा। उसके भार में कुछ चीज़ें ऐड हो गई, यहाँ पर प्लस एम ए है तो कुछ भार ऐड हो गया, मतलब भार जो है वो ज़्यादा महसूस होगा। क्लियर हुआ आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए के साथ में, तो उसको भार जो है वो ज़्यादा महसूस होगा। अब फोर्थ केस पे आते हैं हम, जब लिफ्ट नीचे आ रही हो। तो देखिए फ्रेंड्स, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है मतलब एम जी ज़्यादा होगा,
तभी तो लिफ्ट नीचे आ रही है। तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा हमको। तो क्या होता है, ज़्यादा फोर्स में से माइनस कर दो कम फोर्स को। तो mg में से r को माइनस करेंगे इक्वल टू ma। तो r को उधर भेजेंगे, ma को इधर लेके आते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ma। अब mg तो उस लड़के का वेट था, इसमें से ma कम हो गया, मतलब r जो है वो कम हो गया है। उस लड़के के एक्चुअल वेट में से कुछ चीज़ की कमी हो रही है, तो उसको भार जो है वो कम महसूस होगा। तो लिफ्ट जब नीचे की तरफ आती है तब व्यक्ति को भार जो है वो कम महसूस होता है, जो अपेरेंट वेट होता है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ये 4 कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम। देखिए, जब लिफ्ट नीचे आ रही है तब उसकी रस्सी टूट जाए तब क्या होगा। तो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही थी ए एक्सलरेशन के साथ में, अब उसकी रस्सी टूट गई। तो लिफ्ट जो है उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, खींच रही है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ए, वो क्या हो गया, जी के बराबर हो गया, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो गया, ए इक्वल टू जी हो गया है। तो अभी हमने नीचे आती हुई लिफ्ट के केस में क्या डिस्कस किया था, आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए अभी डिस्कस किया था, और ए क्या हो गया, जी के इक्वल हो गया। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी। तो जी, एम जी से एम जी कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब उसको कुछ भी भार महसूस नहीं होगा। भारहीनता की यहाँ पर कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो जब रस्सी टूट जाए तब कुछ भी भार महसूस नहीं होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये 5 कंडीशन थी वेट इन लिफ्ट के अंदर। ये सारी कंडीशन हमने अच्छे से क्लियर करी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना। बट यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। बताने में तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था कि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो कुछ भी भार महसूस नहीं होगा, बट हमको समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप याद करोगे, रटोगे, तो एग्ज़ाम के अंदर भूल सकते हो, बट समझोगे तो आप ये कंडीशन बना के अपना सही आंसर टिक कर सकते हो। क्लियर। तो ये हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम। तो फ्रेंड्स, जर्मनी के एस्ट्रोनॉमर केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए। ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। किसने दिए, केपलर ने दिए। सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि ग्रहों की गति के संबंधित नियम जो है इनमें से किसने दिए, केपलर ने दिए। अब देखते हैं, देखिए पहला लॉ क्या दिया उन्होंने। पहला लॉ उन्होंने ये बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सभी सूर्य की इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में सभी प्लैनेट जो है वो क्या करते हैं, गति करते हैं। ये इन्होंने फर्स्ट लॉ बताया। सेकेंड लॉ इन्होंने क्या बताया कि द रीजनल मोशन जो होता है ऑफ किसी भी प्लैनेट का वो कांस्टेंट होता है। किसी भी ग्रह की क्षेत्रीय चाल जो होती है वो नियत होती है। अब देखो, इसको समझना पड़ेगा हमको। ये क्या है, ये सन है। अब ऐसा समझिए कि यहाँ पर ये एक कोई प्लैनेट है, ठीक है। ये है P1 पॉइंट। अब ये किसी टी टाइम इंटरवल में P1 से आ जाता है P2 पर, ठीक है। तो जो इसने एरिया कवर किया है वो हमने ले लिया A1। क्लियर। इसी तरीके से ये जो प्लेनेट है ये P3 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, टी इंटरवल के अंदर ये पहुंच गया P4 पर। तो जो टोटल एरिया कवर्ड हुआ यहाँ पर वो हुआ A2। तो इन्होंने बताया सेकेंड लॉ के अंदर कि जो A1 होगा वो इक्वल टू होगा A2 के। क्लियर। जो कुल क्षेत्रफल इन्होंने कवर किया वो बराबर होगा। किसी भी ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। रीजनल मोशन जो होता है किसी भी प्लेनेट का वो होता है कांस्टेंट। क्लियर हुआ सेकंड लॉ आपको। थर्ड लॉ की तरफ आते हैं अपन। थर्ड लॉ क्या बोलता है, देखिए केपलर का। ये है सन, ये है एलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये कोई प्लेनेट है जो कि क्या कर रहा है, इसके आसपास गति कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखिए 2 एक्सिस देखने को मिलती हैं। एक होती है मेजर एक्सिस जो कि ये वाली है, और ये होती है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस जो है वो क्या है, आर है हमारी। क्लियर। और ये जो प्लेनेट है ये टी टाइम इंटरवल में रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ऑर्बिटल पीरियड है टी,
उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। क्लियर हुआ? ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ कक्ष मतलब सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो कोई ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसकी कक्षीय गति जो होगी वो उतनी ही धीमी होगी। और इसी तरीके से इसके विपरीत हमको देखने को मिलता है, जो ग्रह जितना सूर्य के पास होगा उसकी कक्षीय गति जो होगी वो उतनी ही तेज होगी। ये आपको क्लियर हो गया? ये बोला था केपलर्स ने अपने थर्ड लॉ के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ये सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं कि ये जो है ये केपलर का कौन सा गति का नियम है, तो तीसरा है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की, पलायन वेग की। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ये वो न्यूनतम वेलोसिटी होती है, न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को, पिंड को अगर हम ऊपर की ओर फेंकें तो वो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको पार कर ले और वापस पृथ्वी पर ही न आए। इसी को हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। पृथ्वी का जो पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी है, वो कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप ऐसा सोचो, अपने घर की छत पे खड़े होके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंको और आपने ऐसा कर लिया तो वो पत्थर जो होगा वो पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और वो नीचे आएगा ही नहीं, वो ऊपर ही चला गया। समझ में आया? पर आपको यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी रफ्तार से फेंकना पड़ेगा, मतलब एक सेकेंड में वो 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ले, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इतनी ताकत से आप फेंक ही नहीं सकते। तो पृथ्वी का पलायन वेग ध्यान रखिएगा, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी जो है वो किस प्लेनेट की है? पता है आपको किसकी है? वो बृहस्पति, जुपिटर की है। जुपिटर का मास बहुत ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा है उसका, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर? आगे देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की जो सतह है उस पर गुरुत्वीय बल जो है वो 1/6 गुना होता है, क्योंकि उसका भार जो है और त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, वो पृथ्वी के मुकाबले कम है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हैं, तो चंद्रमा पर कितना होगा? G/6 होगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का जो मास है वो 72 kg है, तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? कितना होगा? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 72 डिवाइड बाई 6 कर देते हैं और फटाफट आंसर निकाल देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर पूछा है मास, द्रव्यमान पूछा है, वेट नहीं पूछा है। मैंने आपको यूनिट के लेक्चर में अच्छे से क्लियर करा था कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। द्रव्यमान जो होता है वो होता है m और वेट होता है mg। और यहाँ के केस में वस्तु का द्रव्यमान जो होगा वो हमेशा समान ही होगा, वेट परिवर्तित होगा, क्योंकि g की वैल्यू जो होती है वो G/6 हो जाती है मून पर। क्लियर? तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेना कि वो मास पूछ रहा है कि वेट पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है कि भार पूछ रहा है। अगर भार पूछ रहा है तो हमको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, वो भी कब कंडीशन? जब उसने जी की वैल्यू नहीं दी हो। अगर जी की वैल्यू दे रखी है तो क्लियर ही कर रखा है उसने, तो वहाँ पर फिर हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वहाँ पर डिवाइड मत कर देना 6 से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फैक्ट भी पूछ लेते हैं कभी कभी। अगर आपसे एग्ज़ाम में ऐसा पूछ ले कि प्रत्येक केजी पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगभग कितना है, तो वो कितना है? 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि 78 केजी के एक व्यक्ति का वजन चांद पर क्या होगा अगर जी की वैल्यू दे रखी है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जी की वैल्यू तो हमको डायरेक्ट दे दी यहाँ पर। अगर चांद पर जी की वैल्यू हमको मिल गई है और उस व्यक्ति का हमको क्या निकालना है? भार निकालना है, तो 78 इंटू जी की वैल्यू कितनी? 1.63। तो 78 इंटू 1.63 कितना हो जाएगा? 127.14 न्यूटन।
अब यहाँ पर 1/6 वजन का कोई भी यहाँ पर काम नहीं है, तो 6 से डिवाइड मत कर देना। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं एक लीगो उपकरण की। ये वो उपकरण होता है लीगो जिसका प्रयोग जो होता है सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म। ये वो उपकरण है जिसका प्रयोग सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किया गया था, लीगो उपकरण का। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ जो कि पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना है? तो वो है 5.5 इंटू 10⁻27 न्यूटन। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रख लेना। बहुत सी बार फैक्चुअल चीज़ें भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे एक और चीज़ अगर एग्जाम में पूछ ले, अब एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको स्वतंत्र रूप से ऊपर से छोड़ा जाए तो उसका त्वरण जो होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा कि बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा? तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एंड डाउनवर्ड। इसलिए स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का ए जो होगा, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, त्वरण कांस्टेंट होगा। क्लियर? ये चीज़ भी आप क्लियर करिएगा। तो ये ग्रेविटेशन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि हम इसी के साथ साथ पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा। छोटा सा ही टॉपिक है, इसी के साथ साथ ही हम देखिए ये टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। तो बात करें फ्रेंड्स कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। जब किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम फोर्स लगाएं किसी भी चीज़ पर तो हम क्या देखते हैं कि वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये क्रिया जो हुई, यही एक्शन जो हुआ, ये क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब ऐसे देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक लड़के ने फोर्स लगाया और ये फोर्स जो था वो था एफ। फोर्स लगाने पर यह ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। हमको इस पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, विस्थापन, जो कि है डी। तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट मिला ये फोर्स की डायरेक्शन में मिला हमको, तो वर्क क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य का एसआई यूनिट ध्यान रखिएगा, क्या बताया था मैंने आपको? जूल। कार्य करा है हमने तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी ऊर्जा लगी है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सिंपल। अब यहाँ पर एक कंडीशन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में वही पूछी जाती है। देखो, एक पत्थर को रस्सी से बांधकर अगर हम घुमाते जाएं तो ये एक वृत्ताकार पाथ में घूमता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? वो होगा ज़ीरो। कैसे होगा? देखिए, एक स्थान से ये पत्थर घूमना स्टार्ट करा और वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। और डी की वैल्यू जीरो होगी तो वर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम पावर की। पावर और एनर्जी, शक्ति और ऊर्जा क्या होती है? देखिए, शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाती हैं? पावर कहलाती हैं, शक्ति कहलाती हैं। वहीं कार्य करने की क्षमता जो होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो क्या होती हैं? वो एनर्जी होती हैं। समझ में आया आपको दोनों में डिफरेंस? यहाँ पर देखिए, हमने बात करी कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, तो P इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, W अपॉन में टाइम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? कार्य की होती है जूल, अपॉन में टी हो जाएगा सेकंड, तो जूल पर सेकंड, या फिर वॉट भी बोलते हैं हम। यूनिट वाले टॉपिक में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। वहीं एनर्जी, ऊर्जा की ऐसा यूनिट होती है जूल। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। कार्य और ऊर्जा की ऐसा यूनिट क्या होती हैं? जूल होती हैं। कार्य और ऊर्जा के हमको और भी देखिए मात्रक देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, ये सब मात्रक भी हमको देखने को मिलते हैं। एक अर्ग की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7 जूल होती हैं। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.18 जूल। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। एनर्जी की बात करें, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ एनर्जी। हर एक वस्तु में क्या होती है? एनर्जी होती है।
इसीलिए ऊर्जा एनर्जी के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक होती है गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, गति। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, नाम से स्पष्ट है, स्थिति। स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो हमने देखा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है, और ये एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या है? v है। तो इस गति के कारण इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वही क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv²। ये एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती हैं, जैसा कि अभी हमको देखने को मिल रहा है। इसके एग्जाम्पल देखें अपन, तो जैसे कि कोई वाहन चल रहा है तो उसमें क्या है? काइनेटिक ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हो रही है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। हवा जो बह रही है, गतिशील हवा, उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है उसमें। दोलन करता हुआ दोलक जो होता है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, और वेग मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है? मतलब अगर वेलोसिटी हम 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आगे बात करते हैं हम स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पर, ये अर्थ की एक सरफेस है, m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो वस्तु को हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कुछ न कुछ काम करना पड़ा। तो ये जो काम है हमारा, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है। m मास वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम a पॉइंट तक ऊपर में लेके गए तो यहाँ पर हमको जो गुरुत्वीय बल है mg, उसके विरुद्ध काम करना पड़ा। mg जो है ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है? वेट है। m हो गया इसका मास, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो हमको यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल mg के विरुद्ध कुछ ना कुछ काम करना पड़ा, तभी ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर गया, h ऊंचाई पर हम इसको लेके जा पाए। तो ये जो यहाँ पर काम करना पड़ा, ये काम जो होता है ये एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है, और वो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पर हम ये वर्क निकाल लेते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h ऊंचाई तक लेके गए, और फोर्स क्या है? mg। तो mg इंटू एच। तो यहाँ पर वर्क क्या हो गया? mg इंटू एच, और ये वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। क्लियर हुआ आपको? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एच पर डिपेंड करती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो विराम अवस्था में, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही वो गति कर रहा है तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और गति करने के बाद वापस से अगर वो ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में आ जाता है तो वही काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। हमेशा वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस पर भी बेस्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि m मास वाला एक ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे हम इसको ऊपर लेके गए h हाइट पर, तो ऊपर ले जाते टाइम ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और ऊपर जाके अगर ये पिंड जो है ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वापस ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे आता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और सरफेस पर आकर वापस से विराम अवस्था में आता है, और यही काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया आपको? एनर्जी का लॉस जो है वो नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं। ठीक है? लास्ट में एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जैसा कि हमने बात करी थी कि कुछ भी किया गया कार्य जो होता है
वो वस्तु की ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है, स्टोर्ड होता है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अगर कार्य किया जाए और वस्तु के तल को उच्चतम स्थिति तक ले जाया जाए, तो ये कार्य जो होगा, ये वर्क जो होगा, वो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बांध बनाकर जल के तल को ऊपर ले जाना। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो वाटर का तल था, जो जल का तल था, ये बांध बनाकर हमने क्या करा, ऊपर की ओर उठा दिया। एच मान लो कोई हाइट थी, उस पर हम लेके चले गए। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ा और यही काम जो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड हो गया। क्लियर हुआ आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक दो कंडीशंस मैंने बनाई हैं आपके लिए, जल्दी से हम इनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको कि एक मुक्त वस्तु है जो कि गिर रही है। अब वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। भाई, वस्तु जो है वो विराम अवस्था से एकदम से गति अवस्था में आ गई, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी में हानि का क्या होता होगा? लगातार ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है क्या? लगातार गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है क्या? नष्ट हो रही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने पढ़ा, एनर्जी तो पहली बात तो नष्ट होती ही नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो लगातार गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला केस देखिए, एक वस्तु को पृथ्वी पर स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है, तो उस वस्तु की कुल ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी एनर्जी, घट जाएगी, वही रहेगी, या बढ़ेगी फिर घटेगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एनर्जी जो है वही रहेगी, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्लियर हुआ आपको? तो ये हमने वर्क एंड एनर्जी वाला टॉपिक भी अच्छे से कंप्लीट किया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिस्कस किया, वर्क डन को हमने डिस्कस किया। W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रेविटी, वर्क एंड एनर्जी वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपने ध्यान से समझा होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। देखिए, अगर नहीं भी थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जितना मैं आपके लिए सिंपल कर सकता था मैंने उतना सिंपल इसको कर दिया है। बस आपको अब थोड़ा सा मेहनत करना है, टॉपिक को अच्छे से पढ़कर। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं टेस्ट के अंदर, आप वो टेस्ट लगाइए। 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, जल्दी से हम उनको सॉल्व करते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गुरुत्व बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्व बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बी आंसर। इनमें से सही कथन चुने। लिफ्ट में पिंड का भार हमको बताना है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती हैं तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बिल्कुल सही। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती हैं तब लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। बिल्कुल सही। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती हैं तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई भी परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही होंगे। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 20 किलोग्राम वजन की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तब इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होगा? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड होगा, जो कि क्या होगा? W इक्वल टू mgh। तो W की वैल्यू निकालना है। M की वैल्यू दे रखी है 20 किलोग्राम, G की वैल्यू दे रखी है 10, तो 20 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो गया? 400 जूल। सी आंसर। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रहों की गति से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? केपलर ने। 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति से संबंधित। जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? पृथ्वी की सतह पर। सतह पे भी अगर पूछ ले तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है जी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी के सतह पर। बी आंसर। सर्वात्रिक गुरुत्वांक जी का मान है। जी का मान क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सी आंसर।
उस बिंदु का नाम जहाँ किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू 0 होती है। विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान, इक्वेटर से हम जा रहे हैं पोल की तरफ, तो पोल पे जी का मान जो है वो ज़्यादा होता है, तो इक्वेटर पे कम होता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी का मान बढ़ेगा, तो बढ़ता हुआ है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। डी आंसर। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो लीगो यंत्र का प्रयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट थोड़ा सा अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रखा है तो सारे क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो टेस्ट में मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है, अच्छे से 50 एक क्वेश्चन के आसपास है। अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करिए, इन्हीं में से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना अच्छे से काम किया, आपको बहुत सिंपल तरीके से टॉपिक समझाया है। अब आपकी बारी है कि आपको उतनी ही अच्छे से डबल मेहनत करना है। जितनी मैंने मेहनत करी है उतनी अब आपको डबल मेहनत करना है और इस टॉपिक को और भी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है और बार बार मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।